जी टॉपिक है आज का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। ये ज़्यादा क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था उस वक्त ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसने 2 चैप्टर्स के ऊपर ले जाकर डिस्कस किए हैं। तो डेवलप कंट्री जो है जापान को कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसने जापान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है। और इसका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी बड़ा मैटर करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी डिस्कस करते हैं इसमें। ये उसने बताया हुआ है कि एक टिपिकल जो डेवलप कंट्री होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बर्थ रेट भी देखो, इतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं। ये वाहिद जापान ऐसा कंट्री है जहाँ पे ओल्ड एज रेशो ज़्यादा है और मिडिल एज के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये डेवलपिंग कंट्री है नाइजीरिया। इसमें देखिए बर्थ रेट इतना ज़्यादा है और जैसे से ये 35 से ऊपर जाएँ तो ये लोगों की जो रेशो कम होना शुरू होगा। और ये एक साइड फीमेल को शो कर रही है और एक साइड जेंडर बेस अगर हम देखें तो ये चीज़ें भी इसका इसमें मतलब है कि नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा डेथ्स। हाँ जी, डेथ रेट ज़्यादा है नाइजीरिया में क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। ये उसकी रीज़न, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। इजी टॉपिक है ये। इसमें 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, वो था इनकम, जिसको हमने जीडीपी पर कैपिटा की शक्ल में डिस्कस किया। तो वो पहला कैरेक्टरिस्टिक वो है। अगर कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन आए तो वो एज ए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो सेपरेट क्वेश्चन भी है लिविंग स्टैंडर्ड का। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉपुलेशन ग्रोथ और स्ट्रक्चर है। अब जैसे अभी आपको बताया कि ये डेवलप कंट्री का पॉपुलेशन और डेवलपिंग का, तो जो मेन डेमोग्राफर का वर्ड जब भी आएगा ना, इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। इसका वर्ड आएगा डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक चेंजेस हम कहते हैं कि वहाँ पे कंट्री में चीज़ें जो है वो आप विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन देखते हैं। असल आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये 4 चीज़ें हैं जी: बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नेट माइग्रेशन। ये चारों चीज़ें जो हैं वो आपकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं। अब ओवरऑल अगर देखें तो बर्थ रेट डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा, डेवलप में कम। डेथ रेट डेवलप्ड में कम और डेवलपिंग में ज़्यादा। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा और डेवलप कंट्री में कम, क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हैं। नेट माइग्रेशन, डेवलप कंट्री में लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे इनपुट इमिग्रेशन ज़्यादा है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे एमिग्रेशन, ई वाला एमिग्रेशन ज़्यादा। ये ओवरऑल चीज़ें जो अभी डिस्कस करेंगे। नेट माइग्रेशन ज़्यादा होगी डेवलप। हाँ जी, डेवलप में जो लोग इन हो रहे हैं वो ज़्यादा। अच्छा, दूसरी इसमें एक बात ये रखनी है कि जब भी पॉपुलेशन का डाटा होगा तो ये थाउजेंड में शो किया जाएगा, और इसकी रीज़न ये है क्योंकि इसकी वैल्यूज बहुत बड़ी होती हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं लेते, थाउजेंड्स का वर्ड यूज़ करते हैं। तो बर्थ रेट जो है वो समटाइम इसे, अच्छा इसमें जो बर्थ रेट है उसे इकोनॉमिक्स की पॉपुलेशन के टर्म में हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, और ये बर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी कंट्री के अंदर बर्थ रेशो कितनी है। कैसे उसने डिस्कस की है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड, एक जब ये लिखा होता है कोई परसेंटेज लिखी होगी तो वो शो करेगा 1000 में कितने लोग जो है जो है वो बर्थ रेट, कितने नंबर ऑफ पीपल इनके बर्थ हुई है उनकी। अच्छा जी, फिर इसमें डेथ रेट है। डेथ रेट जो है वो डेथ पर थाउजेंड को शो करता है, इनके परसेंटेज नहीं है, पहले बात बताई। अच्छा, डेथ रेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को शामिल नहीं किया जाता, इसे सेपरेट कैलकुलेट किया जाता। ठीक है, और नेचुरल इंक्रीज इन बर्थ रेट जो होती है जितनी ज़्यादा होगी डेथ रेट से, उसे कहते हैं नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेचुरल इंक्रीज। एक्सटर्नल माइग्रेशन, यानी कि बाहर से कितने लोग आपकी कंट्री में आ रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग आएंगे पॉजिटिव नेट माइग्रेशन, अगर ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं तो फिर नेगेटिव नेट माइग्रेशन होगी, या ऐसे नेट माइग्रेशन रेट भी कहते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप डिस्कस करना कि की इंडिकेटर जो है कंट्री प्रोग्रेस डेवलपमेंट इज एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इट्स रेजिडेंट। जितने लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है उतना वो डेवलप कंट्री होगा। जैसे जापान है, सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान के अंदर है, जो कि 96-97 ईयर्स ऑफ एज है। और इसकी वजह क्या है कि इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी ओल्ड एज यानी कि जो से कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी होने में हेल्प करती है। बर्थ रेट जो है वो नंबर ऑफ बर्थ्स पर थाउजेंड ऑफ द पॉपुलेशन है।
फर्टिलिटी रेट कुछ और चीज़ है। फर्टिलिटी रेट ये है कि इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल गिव बर्थ टू। फर्टिलिटी रेट को बर्थ रेट के साथ कंफ्यूज नहीं करना, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डेथ रेट के साथ कंफ्यूज नहीं। दो डिफरेंट, ये भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो भी दो डिफरेंट डेथ चीज़ें। रेट के अंदर सर वो चाइल्ड डेथ्स नहीं काउंट। हाँ जी। कॉजेज ऑफ अब पॉपुलेशन चेंज की होती है। कंट्रीज जो कि डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे टेंड जो है ग्रोथ ऑफ देयर पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है। तो और डेथ रेट भी, वाइल देयर डेथ रेट डिक्रीज किया है। डेथ रेट इसलिए डिक्रीज किया कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, और बर्थ रेट इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा उनका फॉल किया है कि उनका प्रॉपर फैमिली सिस्टम नहीं है, और वो दे डोंट लाइक टू हैव चिल्ड्रन। उसकी रीज़न अभी अब आगे आएगी। दूसरा, उनका डेथ रेट कम इसलिए हुआ है कि बेटर हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, हाउसिंग है, न्यूट्रिशन है। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ, हाँ ये वो पॉइंट है जी कि ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन की कॉस्ट ज़्यादा है। तो वो लोग जो है वो कहते हैं कि हम अपना पैसा क्यों ज़ाया करें टू ब्रिंग द चाइल्ड इन देयर लाइफ, तो अपनी लाइफ को खुद गुजारें। ठीक है। और जो दूसरी रीज़न, जो सबसे बड़ी रीज़न है, वो उनकी जो औरतें हैं वो ज़्यादा जो है वो वर्किंग एज है, वर्किंग वीमेन है। जब वर्किंग वीमेन है तो फिर दे डोंट लाइक टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है। और क्योंकि उससे फिर अगर काम करना है, अपना कैरियर बनाना है, तो फिर लोग दे डोंट लाइक टू हैव चिल्ड्रन, कि वो एक लाइबिलिटी भी है क्योंकि केयर करनी पड़ती है, और उन्हें ब्रिंग अप करने की कॉस्ट है। और ब्रिंग अप करने की कॉस्ट क्या है? ब्रिंग अप करने की कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी सिर्फ नहीं है, बल्कि इन टर्म्स ऑफ देयर लेयर, अपना स्कूल बर्बाद करते हैं। टाइम एंड एफर्ट। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो ना, हमारे यहाँ जैसे सिस्टम है कि जनाब आप देखें पाकिस्तान में सिस्टम क्या है कि एक आदमी जो है वो अपनी सारी उम्र लगा देता है इस चक्कर पे, पहले उसकी जो 20-25 साल है वो इस चक्कर में गुजरता है कि अच्छा रिश्ता उसे मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए लड़के को, और लड़की को अच्छा लड़का मिल जाए। जब ये मिल जाते हैं तो फिर उनका जो सिस्टम आगे शुरू होता है जनाब, टू हैव चिल्ड्रन। अब टू हैव चिल्ड्रन के चक्कर में वो शुरू में तो बड़ी खुशी होती है जी, बच्चे हुए हैं, मुबारक हो जी, लड्डू खिलाएं तो लड़का हुई है, जलेबी खिलाएं तो लड़की हुई है, ये डॉक्टर साहब टर्म यूज़ करते थे। तो उसके बाद उनको ब्रिंग अप करते हैं। अब ब्रिंग अप करने में जो कॉस्ट आती है, उनकी स्कूलिंग की कॉस्ट है, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। जब वो बड़े होते हैं तो साइकिल फिर चलता है, फिर शादी वाला। अब वो सारी उम्र देखें आप, पाकिस्तानी या जो इस तरह की कौम है, ये सारे इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये समटाइम्स सोचें तो बड़ी अजीब बात लगती है। लेकिन वो लोग इस पर फोकस नहीं करते। वो कहते हैं अपना कैरियर बनाए, यानी कि आप दुनिया में आए हैं सिर्फ इसलिए नहीं आए कि जनाब लड़का ढूंढे, लड़की ढूंढे, शादी करें और टू हैव चिल्ड्रन, और उसके बाद उनकी आगे शादियां करें और फिर आगे काम। तो ये इसलिए नहीं आए। वो कहते हैं हम जिंदगी का कुछ और मकसद है। जैसे क्या मकसद? ये कि सेकेंडरी थिंग है, हमारे यहाँ ये प्राइमरी थिंग है, उधर ये जो प्राइमरी थिंग जो है वो क्या है, वो असल में टू हैव कैरियर। कैरियर में वो फिर कुछ काम करते हैं और पैसा कमाते हैं और किसी प्रोफेशन के साथ लिंक करते हैं। तो कुछ कंट्रीज के अंदर जितना हाई इनकम पर हेड होगा, उतनी ज़्यादा वहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट या वो जो ज़्यादा होगी। ज़ाहिर है वो शुरू में डिस्कस किया कि जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा आती है तो वो उसको फिर स्पेंड करते हैं टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ गुड और सर्विसेज, जो कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड को शो करता है। और नेट इमिग्रेशन, उनके फैसिलिटीज़ ऐसी हैं, डेवलप जब कंट्री बन जाता है फिर दूसरे कंट्री से लोग वहाँ पे जाते हैं। और कंट्री के डेवलप होने की एक निशानी ये भी होती है कि वो अंडर पॉपुलेशन होता है, अंडर पॉपुलेटेड है। अब कनाडा देख लें, डेवलप कंट्री है लेकिन अंडर पॉपुलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया देख लें, यूके देख लें, ये दूसरे कंट्री से लोगों को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनकी लेबर फोर्स नहीं है, उन्हें उनके पास अगर रिसोर्सेज बाकी सारे भी हैं, तो लेबर, कोई भी चीज़ आपने प्रोड्यूस करो, लेबर मेन थिंग है, मेन फैक्टर है प्रोडक्शन का, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए वो दूसरे कंट्री से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें झांसा देते हैं अच्छी इनकम का और अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड का। झांसा नहीं बल्कि ये एक फैक्ट भी है कि लोग इसी चक्कर में फिर छोड़ के चले जाते हैं। जबकि जो लो डेवलपमेंट है वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन रेट भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन साइज भी ज़्यादा है, बर्थ रेट एक्सीड कर गया डेथ रेट से। नंबर ऑफ रीजन वाई द बर्थ रेट टेंड्स टू हाई इन कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट कम है, एजुकेशन नहीं है, कि लोग एजुकेट। अब देखना ये भी एक डिफरेंस है, जो लोग एजुकेटेड है दे हैव लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ पे मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और अगर वुमेन एजुकेटेड है तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जहाँ जितनी ज़्यादा वुमेन एजुकेटेड होंगी उतना लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और जितनी रिवर्स होगा तो वो द थिंग इज रिवर्स। हाई बर्थ रेट जो है उससे डेवलपमेंट हमारी कम होती है। अब ये टेक्निकल पॉइंट आ गया, डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो होती है कि एक फैमिली में कमाने वाले कितने हैं और उसके ऊपर डिपेंड कितने लोग करते हैं।
अगर एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं, एक मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, तो उसमें ज़ाहिर है हस्बैंड अर्न कर रहा है तो बाकी 3 बच्चे उस पर डिपेंड करते हैं, तो 75% डिपेंडेंसी रेशो आ गई। अब इसी को रिवर्स देखें कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना, वो 25% हुआ, तो 4 में से एक बंदा कमा रहा है। अब इसको ज़रा डेवलप और डेवलपिंग के हिसाब से देखें, जितने डेवलपिंग कंट्री होंगे वहाँ पे डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा होगी डेवलपिंग में, और डेवलप्ड के अंदर डिपेंडेंसी रेशो कम होगी। और ऑपोजिट अगर देखें तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट वो डेवलप कंट्री में ज़्यादा होगा और डेवलपिंग में कम होगा, लेकिन डेवलप कंट्री में कमाने वाले ज़्यादा हैं और डिपेंडेंट कम है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर डिपेंडेंट ज़्यादा हैं और कमाने वाले कम हैं। ये आपने एनालिसिस करना है इसका। और ये सारा वो बातें बता दी आपको पहले सारी, ये प्रपोर्शन एजिंग पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है उनका, और लिव लॉन्गर, कॉस्ट ऑफ हेल्थ, ये सारे वो पॉइंट है। डिपेंडेंसी रेशो जो आप इसमें डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंशन भी आती है, वो कम हो जाती है जब डेथ रेट आपका ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट ऑफ पेंशन आपकी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स डेवलप्ड कंट्रीज हैव इंक्रीज रिटायरमेंट एज, फिर वहाँ उन्होंने क्या किया है, बढ़ा दिया ताकि ज़्यादा लोग उनके काम करने वाले अवेलेबल हों। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस क्या आता है, रोल इन फैमिली डिसाइडिंग वेदर टू हैव चिल्ड्रन और नॉट। दीज इन्फ्लुएंस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन एंड इनकम दैट मे बी लॉस्ट व्हेन रेजिंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये वही पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया है। अच्छा, अब इसको एक और एंगल से देखते हैं, पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, शायद हमने पेपर में डिस्कस भी किया है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन कितनी क्या होती है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये होती है कि जहाँ पे आपका जीडीपी पर ऐसा पॉपुलेशन साइज है, P1 अगर देखें, ये आपका ऐसा पॉपुलेशन साइज है जहाँ पे आपका आउटपुट पर हेड, क्योंकि जीडीपी पर हेड ज़्यादा, जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, इसे कहते हैं कि ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। इससे पीछे अगर आप हैं तो आप अंडर पॉपुलेटेड है, अगर आप इससे आगे हैं तो आप ओवर पॉपुलेटेड। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये है जहाँ पे आपका जीडीपी पर हेड ज़्यादा या मैक्सिमम होगा। अगर टेक्नोलॉजी की वजह से या स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट की वजह से आपकी कब ऊपर शिफ्ट होती है, तो देखो इनकम ज़्यादा ही राइज कर रही है और पॉपुलेशन कम राइज कर रही है, ये डेवलप कंट्री की निशानी है। डेवलपिंग होगा तो रिवर्स हो जाएगा, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन तो राइज नहीं करेगी, आउटपुट पर हेड राइज नहीं करेगी, पॉपुलेशन ज़्यादा राइज करेगी। अंडर ये आपको बता दिया कि ये P1 से इस पॉइंट से ये पॉइंट मैक्सिमम पॉपुलेशन का या ऑप्टिमम पॉपुलेशन का, अगर आप इससे पीछे हैं तो आप अंडर पॉपुलेटेड हैं, ये डेवलप कंट्री हैं, और अगर आप इससे ज़्यादा आगे कहीं पे यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ पीपल पर हेड ये देखो और नीचे आ जाएगा, तो आप अंडर डेवलप कंट्री। अब ये 2 पॉइंट हमारे हो गए, पहला पॉइंट इनकम वाला जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये दूसरा पॉइंट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपिंग इकोनॉमी। अच्छा, ये भी देख लिया कि इससे बड़ी काम चीज लिखी होती है, बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ विद पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज नंबर है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, वो परसेंटेज, ठीक है, पर 1000 है असल में। ठीक है, लो इनकम कंट्रीज टेंड टू हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, बर्थ रेट ज्यादा है, बट नॉट नेसेसरी हाई पॉपुलेशन साइज। फॉर इंस्टेंस नाइगर हैड अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 4% है 2019 में, बट पॉपुलेशन उनकी सिर्फ 23.5 मिलियन थी। जबकि यूएस को अगर आप देखें तो लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ है, 0.5% पॉपुलेशन ग्रोथ है, लेकिन उनकी आबादी कितनी है, 328 मिलियन है। तो ये 2 कंट्रास्ट एक एनालिसिस एग्जिस्ट करता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट आ गया आपके, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के आपके लोग रूरल एरिया या रिमोट एरिया से स्विच ओवर कितने ज़्यादा होते हैं अर्बन एरिया की तरफ, सिटीज़ की तरफ, और डेफिनेटली जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे ये रेशो ज़्यादा है। और जैसे हम पहले भी एक दिन बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो 5 बड़े शहर जो हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, पिंडी और फैसलाबाद, ये 5 बड़े शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन, देखिए बाकी जितनी भी पॉपुलेशन है आपकी मूव करी इन 5 बिग सिटीज़ में। अब हैदराबाद भी शामिल कर लें, 1-2 कंट्री, एक गुजरावाला भी शामिल कर लें, तो इसमें ये ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। और लोग मूव क्यों करते हैं, रीज़न, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हाउसिंग बेहतर है और स्कूल्स बेहतर है और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इन लोगों के पॉपुलेशन ज़्यादा होने की, दूसरे लोगों के ज़्यादा आने की वजह से यही चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्राइम रेट बढ़ जाता है जब लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, हाउसिंग अफेक्ट होती है, हाउसिंग की कॉस्ट राइज कर जाती है, सीवरेज वो ओवरबर्डन हो जाता है, और स्कूल्स कम पड़ जाते हैं, गवर्नमेंट को ज़्यादा रोड खुले बनाने पड़ते हैं, शहरों के अंदर जो रश है वो इन्हीं लोगों की वजह से है। और इसको आप जज कर सकते हैं कि जब ईद की छुट्टियां आती हैं तो देखें इस्लामाबाद, पिंडी आपको खाली खाली लगता है क्योंकि सारे लोग अपने शहरों में वापस चले जाते हैं।
तो वो जो खाली खाली लगता है वो आइडियल सिचुएशन है किसी शहर की होनी चाहिए, जी जो कि यहाँ नहीं होती। ऐसी और नए शहर बात किए जाएं, जैसा कि दूसरे कंट्रीज के अंदर वो नए शहर या नई कॉलोनीज या डाउनटाउन आबाद करते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ वो ट्रेंड नहीं है। हमारा एक ही शहर को बड़ा करते चले जाते हैं, जैसे कराची है, उसके बाद लाहौर है, उसके बाद पिंडी देखें, अभी बड़े शहर बनते जा रहे हैं, इससे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक ऐसा कंट्री भी है यूएसए जहाँ पे लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया तरफ जा रहे हैं, उसे कहते हैं -0.2। लेकिन जब ये रेशो पॉजिटिव हो, 84% कहाँ पे है, 84% यूएसए वाज लिविंग इन द अर्बन एरियाज एंड द रेट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन बिटवीन 2003 और 2013 की थी -0.2%। लोग 0.2% लोग अर्बन एरिया से रिमोट एरिया में, क्यों? कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज अब सारी अवेलेबल है, तो अब लोग स्कूल की तलाश में वापस बैक गियर लगा, जैसे आप लोग यहाँ पे लोग करते हैं फार्म हाउस चले जाते हैं जी वीकेंड पे। तो फार्म हाउस में क्या होता है, फार्म हाउस में अगर आपको स्कूल मिलता है एज पर इकोनॉमिक डिसीजन, जो इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं, वैसे वहाँ पे कुछ और बहुत कुछ मिलता है। चौथा पॉइंट जी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि अनइवन। यहाँ पे आ गया गिनी कोएफिशिएंट, ये आपने एएस में किया था। अब यहाँ पे हम एक चीज नई इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व असल में एक्स एक्सिस शो करता है कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और वाई एक्सिस शो करता है कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। अब ये जो लाइन है सेंटर वाली, ये ब्लू लाइन, ये शो करती है परफेक्ट इक्वालिटी को, जहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट 0 है। अब जितना हम इस लाइन से दूर होते जाएंगे उतनी हमारी इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये फर्जी पॉइंट ले लें, ये वाला एक पॉइंट, ये अगर यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर नीचे आए तो फर्ज करो कि ये 60% पॉपुलेशन है, 60% पॉपुलेशन के पास ये 20% इनकम है, जबकि ये 60 से आगे यहाँ 40% देखें तो ये 40% पॉपुलेशन के पास बाकी 80% इनकम है। ये है इनइक्वालिटी। तो जितना हम दूर जाते हैं सेंटर लाइन से उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। अच्छा, अगर फर्ज करो कि ऊपर नहीं, जहाँ सिर्फ नीचे वाले को देखना, ये लाइन जो लाइन है सेंटर लाइन है, ये वाली 45 एंगल पे, ये g इज इक्वल टू 0 है। अगर g इज इक्वल टू 1 मैं कहूँ तो वो कौन सी वैल्यू होगी, ये बिल्कुल ये नीचे वाली रेक्टेंगल, ये अगर ऐसी कर्व बना लें, इसे b इसे खींच के बिल्कुल ऐसे इसके साथ ज्वाइन कर दें, तो वो फिर g इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। वो होगा परफेक्ट इनइक्वालिटी। उसका मतलब कि 1% लोगों के पास सारी इनकम है, तो ये ज्यादा थोड़ा मुश्किल काम है। अब ये उसने दिया भी हुआ किसी कंट्री, अर्जेंटीना का गिनी कोएफिशिएंट 0.41। जितना हम 0 के करीब होंगे, जैसे ये देखें, ये इक्वालिटी है, जितना हम 0 से या 1 के करीब होंगे उतनी इक्वालिटी है। तो ये कुछ फिगर उसने दी हुई है। गिनी कोएफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, ये लॉरेंस कर्व आ गई। अब ये उसने दिया हुआ जी इनकम एक कंट्री की, ये किस कंट्री की शो की हुई है, ये मैं पहले उसने पिछली जो बुक है उसमें उसने पंजाब की दी हुई थी, पाकिस्तान की, इस वजह से स्वीडन की दी हुई है। तो ये देखो उसने बताया हुआ है कि 5% जो पुअर 20% लोग हैं उनके पास जस्ट 5% इनकम है, और जो अगले 20% लोग हैं उनके पास 8% इनकम है, जो अगले 20% लोग हैं उनके पास 15% इनकम है। अब ये रिच आ गए यहाँ से, ये ऐसे रिच है जिनके पास 25% इनकम ऑफ द कंट्री है। और ये सबसे ज्यादा देखो टॉप रिचेस्ट जो हैं उनके पास कितने परसेंट इनकम है, 47% ऑफ द इनकम ऑफ द कंट्री। किसी खास कंट्री की उसने बात की। तो जितनी ये वैल्यू आगे ये 20% करके जो सारे आपके 100% बन गए। द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इशू इक्वालिटी एंड इक्वलिटी मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन अंडरटेकिंग टू प्रमोट ग्रेटर इक्विटी। ये आप यूनिट जो 3 था उसका आखिरी चैप्टर था एएस में, जिसमें उसने डिस्कस किया हुआ है ये वाला इशू। और इनकम इनक्वालिटी ये फिर वही पॉइंट है। अब आ गया जी ये 5वां पॉइंट, अब नंबर में आगे पीछे कर दूंगा, वो आपको परेशानी होना। 5वां 6वां जो भी पॉइंट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है इकोनॉमी का। जितना ज्यादा टर्शियरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आपका जीडीपी बन रहा है उतने आप डेवलप कंट्री हैं, और जितना ज्यादा जीडीपी की रेशो आपकी प्राइमरी सेक्टर से आ रही है उतने आप डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री। और सेकेंडरी सेक्टर उसने सारी वो स्टोरी सुनाई, यहाँ से देखें प्राइमरी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है, गोल्ड माइन, ये सारी चीजें हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो कि जिनकी वैल्यू आमतौर पे गोल्ड को अगर छोड़ दें तो बाकी की चीजें उनकी वैल्यू कम है, जबकि हार्ड वर्किंग ज्यादा है, और सीजनल अनसर्टेनिटी आ जाए तो आपको लॉस हो जाता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग चीजें, ये आप बताने की होती है, आपको पता ही है। सेकेंडरी सेक्टर की मशीनें, टेक्नोलॉजी, इसकी प्राइस और ज्यादा होती है, टर्शियरी सेक्टर की प्राइस और ज्यादा है।
बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, सिर्फ टूरिज्म। डेवलप और इसमें बड़ी एक अच्छी एग्जांपल उसने किसी बुक में लिखी हुई थी कि जिस दौर में यूके के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी, उसी दौर में इंडिया में ताजमहल बना था आगरा में। अब दोनों जो हैं वो टर्शी सेक्टर के इशू हैं, वो टूरिज्म उधर बढ़ रही है और इधर एजुकेशन बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन ताजमहल क्या था? वो था कि बादशाह ने अपनी 8वीं बीवी की मोहब्बत में ताजमहल बना दिया, और उसका फायदा उसकी टूरिज्म से ज्यादा इनकम हो रही है कि ऑक्सफोर्ड से ज्यादा इनकम हो रही है, और डेफिनेटली ऑक्सफोर्ड ज्यादा इनकम हो रही है, और उससे कितने लिटरेट जनरेट किए, ठीक है। और आगरा ने क्या जनरेट किया? नाकाम आशिक, वो जो भी था। तो ये एक इम्पोर्टेंस है टूरिज्म, यानी कि दो डिफरेंट चीजें देखें, अप्रोच भी देखना डिफरेंट है। कि वो डेवलप कंट्री था उस वक्त भी, तो उनकी अप्रोच ये थी, उन्होंने ये चीजें करनी है, और ये अंडर डेवलप कंट्री था, यहाँ पे अप्रोच किया था। तो जितनी डिपेंडेंसी हमारी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर होगी, उतना ज्यादा हम क्या होंगे, डेवलपिंग कंट्री। और जितनी दूसरे सेक्टर पे होगी डेवलप कंट्री। और ये इसमें ऑस्ट्रेलिया का देखें, ऑस्ट्रेलिया में 4% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में काम करती है, 21% मैन्युफैक्चरिंग में, और 75% कहाँ, टैक्सी सेक्टर में। डेनमार्क देख लो, यूके देख लो, 1%, और 84% वो दूसरे लेकिन लेबर फोर्स से कमा रहे हैं सब सेक्टर। उनकी तो ऑक्सफोर्ड की इनकम नहीं मान, उनकी इतनी ज़्यादा इनकम वो ऑक्सफोर्ड से अर्न करते हैं। और पूरी दुनिया में से लोग अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए कहाँ जाते हैं? यूके जाते हैं। अंडर ग्रेड के लिए सबसे बेहतर यूनिवर्सिटीज हैं वो यूके में अंदर है, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और पीएचडी के लिए जो पॉपुलर है वो यूएस रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। अब उसके ऊपर ये देखें, नाइगर, ये निचले लेवल की कंट्री है, 80% डिपेंडेंस लेबर फोर्स इसके ऊपर है, 3% इधर है और 17% इधर है। अगला पॉइंट, पैटर्न ऑफ ट्रेड क्या है? जो डेवलपिंग कंट्री है वो प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिनकी प्राइसेस भी कम और रिटर्न भी कम और अनसर्टेनिटी ज्यादा। और जो दूसरे लोग हैं जो डेवलप कंट्री है, वो क्या ट्रेड करते हैं? वो ट्रेड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, जिसकी प्राइस भी ज्यादा, रेवेन्यू भी ज्यादा, रिटर्न भी ज्यादा। ये जो भी एग्जांपल दे रहे थे, ये से सारी डेटा बताई है कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो इनकम ही इलास्टिक है। लेकिन लोगों की अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू नहीं कर देंगे प्राइमरी सेक्टर, लेकिन वो जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो इनकम इलास्टिक है। इसका मतलब कि वो जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं उससे डिमांड फॉर गुड सर्विसेज ज्यादा होती है, जैसे लग्जरी गुड्स हैं। और इसका भी डाटा इथोपिया इसने बताया कि 35% जो है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करते हैं जस्ट। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ये हमारे इतने हैवी टॉपिक हैं, ये सारे के सारे ट्रेड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सारा आप उधर एएस का टॉपिक है सारे। अच्छा जी, एक दो चीज़ और साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, इसकी भी, ये भी वही चल रहा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब कंट्री में रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता है इंटरनेशनल एड से। अब जो डेवलप कंट्री है उन्होंने एक स्लोगन यूज किया है, ट्रेड नॉट एड। ट्रेड करो, एड ना लो। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो किस चक्कर में पड़े हुए हैं? वो एड के चक्कर में पड़े हुए हैं, ट्रेड नहीं करते। अब एड क्या होती है कि दूसरा कंट्री आपकी हेल्प कर रहा है, और ग्रांट और लोन ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। लोन वो होता है जो आपने पे बैक करना होता है विद पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ग्रांट वो होती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है। दो तरह की एड है, एक टाइड एड है जो कि कंडीशंस के साथ आती है कि आपने ये पैसा फलान जगह पे स्पेंड कर, जैसे यूएस एड हमें आती थी, तो यूएस एड आती थी एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए। और अनटाइड एड होती है कि आप पैसा जहाँ मर्जी खर्च करें, ठीक है, वो आप वेपन पे लगाएं, वो आप एजुकेशन पे लगाएं, रोड्स पे लगाएं। फिर ये जो चाइना ने हमें अभी एड दिया है सी पैक के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लग रही है? सी पैक के ऊपर लग रही है। फिर बाइलेटरल एड होती है जो दो कंट्री आपस में एग्रीमेंट करते हैं, वहां से एड मिलती है। जैसे चाइना अगर हमें लोन देता है, सऊदी अरब हमें लोन देता है, यूएई हमें लोन देता है। मल्टीलेटरल होती है कि बहुत सारे कंट्री मिलके एक कंट्री की हेल्प करते हैं। अब वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो थ्रू आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक भी कर सकते हैं, यूएन की एजेंसीज हैं। एड दी क्यों जाती है? एड दी जाती है समटाइम वो अपने पर्पस, अपना मकसद पूरा करने के लिए एड देते हैं। अब चाइना हमारे क्यों इतना स्पेंड कर रहा है हमारी कंट्री के ऊपर? उससे सी पैक का बेनिफिट उसको ज्यादा, चाइना को ज्यादा सी पैक का बेनिफिट, ठीक है। और उस बेनिफिट की बेस के ऊपर वो क्या करेगा, अपना ट्रेड अपनी इंक्रीज करना चाह रहा है। और यूएस हमें एड देता रहा काफी अर्से तक, 80s 90s के अंदर वो रशिया के अंदर जो वार चल रही थी, तो उनके अपने पर्पज होते हैं जिसके लिए एड देते हैं। या अपनी कोई चीज बेची है, ट्रैक्टर बेचना है उन्होंने,
डोनर कंट्री अपनी कोई पॉलिसी यूज़ करना चाहता है, ऐसी चीज़ें जो उनके यहाँ नहीं बिकती वो हमारे यहाँ सेल कर देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, टाइड एड और इस तरह की चीज़ें। बाइलेटरल एड पॉलिटिकल गेन के लिए भी समटाइम लोग हमें लोन दे के तो हमारे पॉलिटिकली कुछ बेनिफिट हमसे लेना चाहते हैं। या डिस्प्यूट भी समटाइम कंट्रीज में जनरेट होते हैं, उसको उनको सॉल्व करने के लिए आपस में ट्रेड पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी करते हैं, और फिर हमें प्रेशराइज करते हैं कि हम उनकी हेल्प करें। उधर यूएनओ में कोई अगर वो मीटिंग चल रही है उधर यूएनओ की उधर कुछ एड होती है जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है या वॉर विद इन द कंट्री लगती है या इसका फ्लड है, तो वो जो एड आती है वो उसमें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होती है। अब ये देखें जी जीडीपी एड सबसे ज़्यादा सीरियन, ये शाम का इलाका है, शाम की बात हम कर रहे हैं, 9991 मिलियन एड उन्होंने रिसीव किया है और उनका जीडीपी कितना है 2033, तो जीडीपी के ऑलमोस्ट इक्वल एड है। यमन 79858 और जीडीपी पर हेड, सॉरी ये जीडीपी पर हेड है, जबकि जीडीपी पर हेड कितना 944 है। इथोपिया 49308 रिसीव किया है और 772 मिलियन, तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा जी, इफेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस, एड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एड आप यूज़ कहाँ पे करते हैं। अगर तो आप एड यूज़ कर रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, न्यू इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो फिर तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें हम कहते हैं कि इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए। इंडिया ने क्या किया कि 70s के अंदर इन्होंने एड ली जापान से, टेक्नोलॉजिकल एड, वो क्या जी, होंडा जो मोटरसाइकिल है उसकी एड ली, फिर एक गाड़ियाँ थी इनकी उसके ऊपर एड ली, और एग्रीमेंट ये किया कि आप एग्रीमेंट 10 साल का किया फॉर एग्जाम्पल, तो 10 साल आप हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, हमें एड देंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे मल्टी कंपनी बनाने दी जापान को, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। एग्रीमेंट उन्होंने इंडिया वालों ने किया और बड़ा अच्छा एग्रीमेंट किया कि 10 साल बाद जब पूरे जाएंगे आप हो जाएंगे तो आप यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आपकी मशीनरी और सब कुछ हमारे नाम। अब वो अपनी खुद मोटरसाइकिल जनरेट करते हैं, उसका नाम क्या है, हीरो होंडा। बाकी इंडिया में हीरो होंडा ज़्यादा बिकती है जिसकी पाकिस्तान से कॉस्ट हाफ है, ठीक है। अब ये देखें अंबानी वगैरह ये इन्होंने कार इंट्रोड्यूस करवाई, नैनो कार इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि 2.5 लाख रुपए कार थी उधर इंडियन मनी के अंदर। 2.5 लाख उस वक्त की बात करें जब पाकिस्तान में भी जो रुपया था वो इनके आसपास, आजकल तो है रुपये इंडियन रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंस वेट के एड को आप पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें, इन्वेस्टमेंट करें जिससे प्रोडक्टिविटी राइज करेगी, उससे इनकम राइज करेगी, इनकम लोग सेव करेंगे, ये सर्कल चले, इसे कहते हैं विशियस सर्कल। ये एक पॉजिटिव विर्चुअस, सॉरी विशियस नहीं है, विर्चुअस इनका पॉजिटिव चीज़ है ये। अब जो अंडर डेवलप कंट्री है वो ऑपोजिट गेम चल रही है, हैवी रिलायंस करते हैं एड के ऊपर, उसके डिसएडवांटेज ज़्यादा होते हैं। लो एंड मिडिल इनकम कंट्री कंज्यूमर गुड्स के ऊपर चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो हमें एड आती है वो कहते हैं जी उनकी एडवाइस और उनकी पॉलिसीज हम अपने कंट्री में यूज़ करें, हालांकि उनकी एडवाइस और उनकी जो पॉलिसी है उनके कंट्री में तो चल सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिसीज, जो लोग हैं, एटीट्यूड है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ उनकी एडवाइस और पॉलिसीज नहीं चल सकती, ये नॉर्मेटिव उनकी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। हाँ, वो लोन इसलिए देते हैं, टाइड लोन इसलिए देते हैं, आईएमएफ जो हमें लोन जैसी बेस पे देता है कि हम उनकी बात माने, तो काफ़ी हद तक उनकी बातें मानते भी हैं। प्राइमरी एजुकेशन स्पेंड करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नुकसान होता है, समटाइम ये चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट है कि ट्रेड आप करें, ट्रेड कैसे करें, ट्रेड एज एक्ट एज इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये देखो आगे ना, ट्रेड रादर देन एड। तो इकोनॉमी जो स्केल इंप्रूव होती है, कंपटीशन इंक्रीज होता है, ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, स्पेशलाइजेशन और ट्रेड इंक्रीज करती है। अब ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है विद डेवलप कंट्री, लेकिन डेवलपिंग कंट्री देखो तो ये ऑपोजिट पॉइंट बन जाते हैं सारे। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनकम लेस डिमांड फॉर, ये वही बातें जो मैं ऊपर बता रहा था कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी इनकम इनलास्टिक होती है, वो प्रोडक्ट हमें कौन सी बेचते हैं, वो कौन सी बेचते हैं, वो हाई इनकम इकोनॉमीज वाले जो हैं वो हमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और वो बेचते हैं जिसकी प्राइस और इनकम ज़्यादा होती है। यूएस और यूरोप वालों ने अपने फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की, तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हुई जिसका उन्हें बेनिफिट हुआ, लेकिन दूसरे कंट्री को नुकसान हुआ कि फिर उनकी गुड्स लोगों ने परचेज नहीं की, हमारे जैसे कंट्री। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है प्रमोट करती है एफिशिएंसी को, और बेस्ट प्रैक्टिस लोग यूज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंशियल अकाउंट जो हम पहले बात कर चुके हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, कि दूसरे कंट्री से इन्वेस्टमेंट आए, और आज भी कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि आप वहाँ पे बैठे बैठे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ से चीज़ें इंप्रूव होंगी। ये आप आज देख सकते हैं, आज का हॉट इशू था इस्लामाबाद के अंदर।
अट्रैक्ट करे डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को, दूसरे कंट्री को हमारे यहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करें। इसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमर्जिंग इकोनॉमी उसमें भी आपको बताया था, ये वो इकोनॉमीज हैं बाय डेफिनेशन जिनका पिछले 20 सालों में 2 डेकेड से जो रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है, ये 10 के करीब है या 10 को प्लस कर गया। हालांकि आमतौर पे पूरी दुनिया के अंदर जो रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी है वो 2%, 3%, 4% होता है, लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमीज ऐसी हैं जिनका 9%, 10%, 12%। और ये वो इकोनॉमीज कौन सी हैं? ब्रिक्स, ये लिखा हुआ उसने, BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, और बाद में एस, ये नीचे एस भी आ गया, इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया। ये ब्रिक्स इकोनॉमीज हैं। अब आगे जी मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ से हम आगे करेंगे। आगे ये लोन आ गया वो वाला, ये आखिरी पॉइंट है, ये कल डिस्कस करेंगे, साथ ग्लोबलाइजेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा कल ये टॉपिक और सिलेबस दोनों खत्म हो जाएंगे।